नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड के चमोली में फिर भूस्खलन हुआ है। गौचर और कर्णप्रयाग के बीच ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो मानसून ने उत्तराखंड में डेरा जमा लिया है। 20 जून को दस्तक देने के बाद से ही राज्य के लोग कभी रेड, कभी ऑरेंज और कभी येलो अलर्ट के साए में जी रहे हैं। यहाँ का मौसम कब करवट ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक दिन धूप खिली नजर आती है तो दूसरे दिन आसमान से झमाझम बारिश बरसने लगती है। यही कारण है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग हर पल मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर गड़ाए रहते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली के भी चमकने के आसार हैं। देहरादून की सुबह की शुरुआत गर्जन के साथ बिजली चमकने और बारिश के साथ हुई। केवल पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी जिलों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं और बिजली गिरने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें और खुले स्थानों पर खड़े होने से भी बचें। तो भारी बारिश को लेकर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई रास्ते बाधित हो गए हैं क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन लगातार हो रही बारिश के चलते हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो प्रशासन भी लगातार रास्तों को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। 6 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी उसमें शामिल है। रुद्रप्रयाग में भी येलो अलर्ट भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है। चमोली में भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर के लिए भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रही है। पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है। रास्तों को सुचारू करने का भी काम लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि भारी बारिश आफत बनकर उत्तराखंड में बरस रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भारी बारिश को लेकर कई जिलों के लिए जारी किया है और लगातार हो रही बारिश आफत बनकर उत्तराखंड में बरस रही है। निश्चित तौर पर देखिए शायद जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो 20 जून से जब से मानसून ने दस्तक उत्तराखंड में दी है, तमाम हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। अगर हम अकेले उत्तराखंड और इन जिलों की अगर बात करें, पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें, तो आप अभी हालांकि मौसम इस वक्त, क्योंकि हम अभी चमोली जिले में हैं और चमोली जिले में इस समय मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर हम और जगहों की अगर बात करें तो कई जगहों पर मौसम खराब है। पौड़ी, इन जगहों में भी मौसम बिल्कुल खराब बना हुआ है। कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग केंद्र की तरफ से 6 जनपदों को चिन्हित किया गया है जहां पर येलो अलर्ट रखा गया है और इसी के मद्देनजर जो सरकारी अमला है उसे भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल। और हरीश, अगर बात की जाए, क्योंकि चमोली में आप मौजूद हैं और ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि भारी बारिश के चलते चमोली में भी भूस्खलन की घटना घटित हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर उसका असर पड़ा और रास्ता बंद हो गया। ऐसे में अभी क्या स्थिति है? क्योंकि आप आज बता रहे हैं कि मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है और राहत और बचाव कार्य जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था उसमें भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही होगी और प्रशासन की तरफ से भी लगातार कवायद की जा रही है कि जो बाधित रास्ते हैं उन्हें सुचारू यहाँ पर किया जाए। क्या स्थिति है? देखिए सर, सुबह चमोली जिले में बारिश हो रही थी, गोपेश्वर और इन जगहों पर बारिश थी। इस कर्णप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही थी और इसके अलावा अगर अन्य जगहों की बात करें तो कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। हालांकि वहां पर जो मशीनरी है वो काम कर रही है। सरकार की तमाम जो मशीनरी है वो यहाँ पर काम कर रही है। अगर हम नंदप्रयाग क्षेत्र की अगर बात करें तो नंदप्रयाग में जिस तरह से भूस्खलन हुआ था, वहां पर मलबा हटाने का काम जेएसपी की तरफ से किया गया है और जो विभाग हैं वो लगातार अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। अभी हम कमेरा की बात करें तो कमेरा में भी भूस्खलन हुआ है। हालांकि अभी कई जगहों पर रास्ता खोल दिया गया है क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उस वजह से कई जगहों पर रास्ते डैमेज हुए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो पीपल कोटिंग से आगे भी रास्ता बंद है। पागल नाला में बंद है रास्ता और उसे भी खोलने की कवायद जो है वो शुरू की है।
हरीश, मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल येलो अलर्ट यहाँ पर भारी बारिश को लेकर जारी किया गया है और लगातार लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने की अपील लोगों से यहाँ पर की जा रही है। कई रास्ते भी यहाँ पर भारी बारिश के चलते और भूस्खलन के चलते बाधित हो गए हैं, लेकिन स्थितियाँ जो हैं वो कई जिलों में अभी भी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी मौसम कोई राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शायद आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी मौसम किसी भी मूड में नहीं है कि राहत उत्तराखंड में दी जाए। और लगातार अगर 6 दिनों की बात करें जिसमें पहाड़ी जनपद भी शामिल है, उनमें चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी और इस बागेश्वर भी शामिल है। तो इन जगहों पर बारिश होने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो जिलाधिकारी हैं उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ पुलिस और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है जो लगातार तमाम जगहों पर है, तो उनको भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको विशेष तौर पर सावधान रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसे में जब भी बारिश होती है खासतौर पर पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें तो वहां पर बारिश होने के कारण जो नदी का जल स्तर है वो बढ़ जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के सामने आपदा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, खतरा बन जाता है। तो इन्हीं को देखकर के जान माल का नुकसान ना हो इसके लिए विशेष तौर पर पहले ही जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग हो या फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हो, वो कई जगहों पर बाधित हुआ है, हालांकि कई जगहों पर भी खोला गया है। अभी भी लगातार जो बारिश के कारण जो मार्ग जो अवरुद्ध हुआ है वो कई जगहों पर खोलने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। इसमें बीआरओ और जो तमाम जो सरकार की एजेंसी है वो लगातार काम कर रही है, जेसीबी के माध्यम से जो रास्ता है उसे ठीक किया जा रहा है। जी साहब। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भरारी सैंड में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान सीएम धामी स्थानीय चंद्र सिंह नेगी की दुकान पर गए। सीएम धामी ने चंद्र सिंह नेगी से मुलाकात की और खुद वहां पर चाय बनाते हुए भी नजर आए। तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर सीएम पुष्कर सिंह धामी निकले थे और मॉर्निंग वॉक करते हुए वो स्थानीय चंद्र सिंह नेगी की दुकान पर पहुंचे। चंद्र सिंह नेगी स्थानीय हैं और वहां पर चाय की दुकान चलाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी दुकान पर पहुंचकर खुद चाय बनाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 दिन भी नहीं चल पाई। हालांकि सरकार ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और 9 विधेयक भी पास किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक रहा। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में भरारी सैंड विधानसभा भवन में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग की, साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम धामी ने कहा कि पहले दिन से ही विपक्ष यहां सत्र चलाने के मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी हित इसे चलाने के आड़े आ रहे थे। मैं स्पीकर का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया। उन्होंने हमारे विपक्षी साथियों को कई मौके दिए। राज्य में आपदा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तरकाशी जिले के धराली में बहुत बड़ी आपदा आई थी। पूरा धराली तबाह हो गया था। आज सत्ता पक्ष के हमारे विधायक भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगा कि अगर इस पर चर्चा हुई तो उनके पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। तो मॉनसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। पहले दिन से विपक्ष यहां पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए,
हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। आपदा सबसे बड़ा विषय है क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसेन के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहां सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? जब आपका पूरा सदन चल गया, पूरे दिन भर की कार्रवाई हो गई, मैंने रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध किया कि आपके जो भी मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर। तो जनपद में हो रही लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को जल्द से जल्द ठीक करने और यातायात को सुचारू करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। जिलाधिकारी के निर्देशों पर जिला कलेक्ट्रेट के आपदा कंट्रोल रूम में अपर जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने सड़कों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और सभी संबंधित विभागों को भूस्खलन और बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने के निर्देश भी दिए। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जेसीबी और अन्य आवश्यक मशीनरी के साथ पर्याप्त मैन पावर हर समय तैयार रखने और आपात स्थिति में समय से सड़क खोलने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रहने और सभी संवेदनशील मार्गों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उधर हरिद्वार मेलाधिकारी ने बताया कि 15 सितंबर के बाद जैसे ही मॉनसून खत्म होगा, प्रशासन अर्धकुंभ मेले की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट जाएगा। सड़क, बिजली, पानी और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी काम एक साल में पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। अगर इस बार भी काम में देरी या लापरवाही हुई तो श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ सकती है। साल 2027 में अर्धकुंभ और विधानसभा चुनाव दोनों साथ होंगे। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए यह डबल टेस्ट होगा। लाखों श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम, दूसरी ओर जनता के सामने चुनावी रिपोर्ट कार्ड। अब देखना होगा कि क्या इस बार तैयारी समय पर मुकम्मल हो पाती है या फिर नहीं। अभी हमारी टीम है उसके द्वारा कुछ एस्टिमेट्स जो दिए गए थे उनकी हमारी पूरी कार्यवाही हो गई है और टेंडर फ्लोट करने की प्रक्रिया गतिमान है और इसमें करीबन 200-250 करोड़ के काम हैं जो कि ऑलरेडी हमारे अप्रूवल स्टेज पे हैं और उनका टेंडर फ्लोट होने की कार्यवाही गतिमान है। अब हमारा ये एस्टिमेशन है कि जैसे ही बरसात खत्म होती है 15 सितंबर या सितंबर एंड तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे कार्य हमारे शुरू हो जाए। उधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवगत कराया कि वर्तमान में टिहरी जलाशय में वाटर इनफ्लो अत्यधिक बना हुआ है, जिसके कारण जलाशय का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। टीएचडीसी द्वारा जल स्तर को कम किए जाने के लिए टिहरी कॉम्प्लेक्स से 1000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जाना है, जिससे डाउनस्ट्रीम में जल स्तर में 30 सेंटीमीटर तक बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई है। उन्होंने जल स्तर बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जनता से नदी किनारे न जाने और निर्धारित स्थानों पर ही सुरक्षात्मक तरीके से स्नान करने की अपील की। उन्होंने आईआरएस से जुड़े सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। तो विकास भवन पौड़ी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीडीओ सहवर्गीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभागवार समीक्षा में जिलाधिकारी ने सभी विभागों से चालू योजनाओं और विकास कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने योजनाओं की समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वरोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले से योजनाओं का लाभ मिल चुका है, उन्हें छोड़कर अन्य पात्रों की पहचान कर उन्हें लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि एक डेटाबेस बनाया जाए जिसमें रोजगार देने वाले विभाग अपने लाभार्थियों की आधार लिंक्ड एंट्री करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति अलग अलग विभागों से 2 बार लाभ नहीं ले पाएगा।
इसमें आज जो पूरी रूरल डेवलपमेंट की सभी स्कीम्स हैं उसका एक विस्तृत समीक्षा की गई और इसमें सभी वीडियोज़ और हमारे जो ज़िला स्तरीय अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। तो इसमें एक तो समीक्षा की गई और साथ में उनको कुछ एक इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि जैसे रोज़गार के बहुत सारे विभाग अलग अलग स्कीम्स करते हैं, तो कई बार ये नहीं पता चल पाता है कि किस इंडिविजुअल को लाभ हो रहा है, किसकी डुप्लीकेसी हो रही है। तो उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि इसका एक सभी को एक सेम प्लेटफॉर्म पे ला के किस आधार लिंक्ड एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हम किस इंडिविजुअल को पूर्व में लाभ मिल चुका है नहीं मिल चुका ये चीज़ हम देख सके और एक ही इंडिविजुअल को दो विभागों से लाभ तो नहीं मिल रहा है इस चीज़ को इंश्योर कर सके। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें टारगेट पूरे नहीं हो पाते हैं और वो बहुत अच्छी स्कीम्स है। तो मुझे लगता है शायद इसमें प्रचार प्रसार की कमी रह जाती होगी, तो इसके लिए हमने कहा ओपन एक फ्री एंड फेयर विज्ञप्ति जारी किया करें जिससे लोग खुद से आके अप्लाई करें और फिर हम उनमें से चूज़ करें। अभी फ़िलहाल में जो होता है कि वीडियोज़ खुद जाके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारा टारगेट भी पूरा नहीं हो पाता और कई सारे लोगों को इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो जिला महानगर कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर देवपुरा चौक स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने उनके देश हित में लिए गए फैसलों को याद किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने कहा कि राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। पूर्व प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ नेता ने कहा कि राजीव गांधी जी की जयंती पर हम ये संकल्प लें कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। उधर रुड़की के मंगलौर कोतवाली परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में पुलिस कर्मियों सहित आमजनों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी और जीवन चैरिटेबल ट्रस्ट के डायरेक्टर ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में काफी लोगों ने हिस्सा लिया है। मंगलौर कोतवाली की तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं समझता हूँ कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दान है, इसीलिए इसको रक्तदान महादान कहा गया है। और आज के टाइम में जैसे जैसे देशभक्ति की भावना बढ़ रही है वैसे वैसे रक्तदान की परंपरा भी बढ़ रही है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहे हैं और आज अपनी पुलिस उत्तराखंड मित्र पुलिस कोतवाल साहब के मार्गदर्शन में आज ये कैंप लगाया गया है। इसमें मीडिया का भी सहयोग रहा है और इसमें हमारे जो जवान हैं पुलिस के जवान उन्होंने रक्तदान किया है। जी मैं बताना चाहूँगा आपको, आज मंगलौर के कोतवाली परिसर में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और अच्छी मात्रा में काफ़ी संख्या में आए हैं सिपाहियों के पास समय नहीं होता, कितने बिज़ी शेड्यूल होता है सिपाहियों का। तो इस बिज़ी समय को देखते हुए हमने कोतवाली परिसर में यहाँ पर ये डोनेशन कैंप लगाया है जिसमें सभी की जांच भी कर रहे हैं और उसके बाद ब्लड डोनेशन ले रहे हैं। तो अभी लगभग 36 के आसपास ही डोनेशन हो चुकी हैं और कैंप अभी जारी है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं ब्लड डोनेट? बहुत ज़रूरी है सर, ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। डोनेट करना, जब हम डोनेट करेंगे तो तभी आगे किसी की हेल्प हो सकती है। तो ये जागरूकता है आज के टाइम में। तो जहाँ पे भी हम कैंप लगाते हैं बहुत अच्छी संख्या में लोग आते हैं और जागरूकता है आज के समय में। उधर रुड़की के कोर यूनिवर्सिटी में क्लास में पढ़ रहे बीटेक 3rd ईयर के छात्र पर छात्रों के दूसरे गुट ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमलावर छात्र मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल छात्र के परिजनों द्वारा बहादुराबाद थाना कोतवाली में तहरीर दी गई है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही रही है। हथियार लेकर छात्र यूनिवर्सिटी में कैसे घुसे? ये घटना यूनिवर्सिटी में हुई घटना पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने यूनिवर्सिटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में आने के बाद छात्र भी सुरक्षित नहीं है। लड़ाई झगड़े के माहौल में छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरा बेटा है प्रिंस, ये कोर कॉलेज में पढ़ता है, तो वहाँ से कोर से फ़ोन आया कि आपके बेटे का ऐसे चोट लगी है, आप पहुँचो एकदम। तो मैंने जाके देखा 20 में वहाँ बातचीत हुई तो 20 बंदे आए,
उन्होंने हथियार थे, पिस्टल भी थी और सरिये रोड वगैरह जो था, लड़का क्लास में था जो सीढ़ियों के पास में, और तो वहाँ पे ना इसे इतना उसके एकदम ही सारे इकट्ठे सामने ही आ गए। उन्होंने आते ही ना इससे सरिये बजाने शुरू कर दिए, इसे होश ही नहीं आया, एकदम ब्लड ही ब्लड हो गया। उधर लक्सर में तेज गति से आमने सामने से आ रही दो कार आपस में टकरा गई। दोनों ही कार सड़क से नीचे नाले में जा गिरी। हालांकि एक कार चालक को कार की छत पर बने सनरूफ को तोड़कर बाहर निकाला गया, जबकि दूसरी कार में सवार लोग अपने आप ही बाहर निकल आए। चश्मदीद ने बताया कि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशाओं से आ रही थी। जैसे ही कार नाले पर बनी पुलिया पर पहुंची तो आपस में टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। आ रही थी, एक गाड़ी इधर से थी, दोनों हाई स्पीड पे थी, और जो साइड लगी आमने सामने की टक्कर, एक गाड़ी पानी में जाके गिर गई। इधर जो पानी में डली उसकी छत फाड़ के बंदा बाहर निकाला गया है। 2 बंदे बाहर थे, 2 ओके है। जो पैसा जो सब बाहर आराम है, सही है, तीनों बंदे सही है। थोड़ी तो लगा हुआ है, मरा कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।